जब 30 वर्षीय निर्मला संजय रजक की पत्नी बनकर घर आई थी तो वह खुशी से फूला नहीं समाया था, क्योंकि उसकी पत्नी बला की खूबसूरत थी। पेशे से मजदूर संजय के सपने बड़े नहीं थे। वह तो बस एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता था, जिसमें पत्नी हो, बच्चे हों और छोटे से घर में हमेशा खुशियां बनी रहें। संजय भले ही कम पढ़ा लिखा था, लेकिन मेहनती ज़्यादा था। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उसने एक ऑफिस में और एक स्कूल में माली का काम भी ले लिया था। आम नौजवानों की तरह सुहाग रात को लेकर संजय के मन में भी रोमांच और बहुत उत्सुकताओं के साथ थोड़ी सी घबराहट भी थी। पहली रात को यादगार बनाने की अपनी हसरत को पूरा करने के लिए उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पहले एक कमरा सजाया, फिर इत्र से महकाया और पत्नी निर्मला के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा भी लिया। दोस्तों के मुंह से उसने सुन रखा था कि सुहाग रात के दिन जिस पति ने पत्नी को जीत लिया, वह जिंदगी भर उसकी मुरीद रहती है। इस जीत लिया का मतलब संजय खूब समझता था कि सिर्फ शारीरिक तौर पर ही पत्नी को हासिल या संतुष्ट देना नहीं होता, बल्कि आने वाली ज़िंदगी को लेकर बहुत से सपने भी साथ बनने पड़ते हैं और पत्नी की इच्छाएं भी समझनी पड़ती हैं। उसने अब तक फिल्मों में सुहागरात देखी थी और कुछ शादीशुदा दोस्तों से उनके तजुर्बे जाने थे। इस रात को हसीन बनाने के मकसद से जब वह कमरे में पलंग पर बैठी निर्मला के पास पहुंचा, तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। लाल सुर्ख जोड़े में निर्मला वाकई गजब ढा रही थी। अपनी किस्मत पर उसे गर्व हो रहा था। निर्मला के नज़दीक बैठकर उसने बातचीत शुरू की और जैसे ही उसे छुआ तो निर्मला को मानो करंट सा लग गया। उसने पहल करते हुए पति को अपनी बाहों में लेकर उसे ताबड़तोड़ तरीके से प्यार करना शुरू कर दिया। निर्मला पति से बहुत जल्दी खुल गई थी। लड़कियां पहली रात खूब शर्माती हैं, तरह तरह के नखरे करती हैं। जैसी तमाम धारणाएं संजय के दिलो दिमाग से हट गईं और वह भी पत्नी की तपस भरी पहल में पिघलकर उसके शरीर में डूब गया। थोड़ी देर बाद जब तूफान थमा तो संजय के चेहरे पर संतुष्टि थी, लेकिन निर्मला का दिल नहीं भरा था। चूंकि निर्मला की झिझक दूर हो चुकी थी, लिहाजा उसने दोबारा संजय को उकसाया, तो वह भी अपने आप को रोक नहीं पाया। पहली ही रात एक दो बार नहीं, बल्कि कई बार दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और तब तक बनते रहे जब तक संजय निढाल होकर बिस्तर पर लुढ़क नहीं गया। फिर तो हर रात यही होने लगा। संजय जैसे ही काम से लौटकर खा पीकर बिस्तर पर पहुंचता, तो निर्मला उसे अपनी तरफ घसीटकर तरह तरह से प्यार करती थी। ऐसा प्यार कि संजय निहाल हो उठता था। पत्नी खूबसूरत हो तो जिंदगी वाकई खुशगवार हो उठती है। इस मामले में संजय खुद को लकी समझने लगा था। कुछ दिनों बाद ही जब निर्मला दिन में भी और सुबह सुबह भी चाहने लगी, तो संजय को अजीब लगा। अजीब इसलिए कि वह चाहे कितना भी कर लेता, लेकिन निर्मला का जी नहीं भरता था। शादी के बाद आमतौर पर पति नई नवेली पत्नी के आगे पीछे मंडराते हैं और मन चाहे सेक्स के बाबत पत्नियों के नाजन नखरे उठाते हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर उलट थी। संजय को पत्नी से कुछ कहना ही नहीं पड़ता था, बल्कि जो लगातार करना पड़ रहा था उससे उसे खींच होने लगी थी। खींचती तो निर्मला भी थी उस पर संजय जब उसकी इच्छा या मांग पूरी करने में आनाकानी करता था या फिर बहाना बनाने की कोशिश करता था, ऐसी स्थिति में वह कभी कभार पति को ताने भी मारने लगी थी। संजय को कोई परहेज नहीं था, लेकिन वक्त बेवक्त पत्नी की इच्छा उसकी समझ के बाहर थी। फिर भी जितना उससे बन पड़ता था, वह पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता था। उसका सोचना था कि वक्त रहते सब ठीक हो जाएगा, पर उसका यह ख्याल गलत साबित हुआ। शादी के बाद जब निर्मला गर्भवती हुई तो संजय को दोहरी खुशी हुई। पहली खुशी उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से साझा भी की कि वह बाप बनने वाला है, लेकिन दूसरी उसने अपने मन में ही रखी कि अब एक आध साल निर्मला मनमानी नहीं कर पाएगी, क्योंकि लेडी डॉक्टर ने चेकअप को लेकर कुछ हिदायतें दी थीं, जिनमें यह बात भी शामिल थी कि कोई बंदिश तो नहीं है, पर इस दौरान दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर को समझाने पर निर्मला पर कोई असर नहीं पड़ा। मन मारकर और एहतियात बरतते हुए संजय को निर्मला की इच्छा पूरी करनी पड़ती थी। अब वह यह उम्मीद लगाने लगा था कि शायद बच्चा हो जाने के बाद निर्मला में कुछ सुधार आ जाए। वक्त रहते निर्मला ने सुंदर बेटे को जन्म दिया तो अपनी इस नई जिम्मेदारी के प्रति संजय गंभीर हो चला था।
कि अब खर्चे बढ़ेंगे, कल को बेटा स्कूल भी जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने और बचाने की कोशिश की जाए। उसने बेटे का नाम समीर रखा। माँ बनने के बाद भी निर्मला में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी फरमाइश पहले से और ज़्यादा बढ़ गई थी। इधर संजय में पहले ही ताकत और जोश नहीं रहा था, इसलिए वह कभी कभार साफ मना कर देता था। इस पर निर्मला उसे मारने नोचने लगती थी और पागलों जैसी हरकतें करने लगती थी। संजय को इतना तो समझ आ रहा था कि निर्मला को इतनी तीव्र इच्छा कोई स्वाभाविक नहीं, बल्कि एक असामान्यता या कोई बीमारी है। पर महमंद जैसे छोटे गांव में जहां कोई फिजिशियन भी नहीं था, वहां किसी मनोचिकित्सक के होने की कोई संभावना तक नहीं थी जिससे संजय पत्नी की इस अजीब सी बीमारी का इलाज करा पाता। पति काफ़ी कुछ बर्दाश्त कर लेता है, पर पत्नी शादी के 4 साल बाद उसकी मर्दानगी को लेकर ताना मारे तो उसका सब्र जवाब दे जाता है। यही संजय के साथ हो रहा था, जो बेटे समीर का मुंह देखकर बेइज्जती के कड़वे घूंट पी जाता था। अब उसकी हर मुमकिन कोशिश निर्मला से दूर रहने की होती थी, पर यह नामुमकिन काम था। एक दिन निर्मला ने फिर से जिद की तो उसने मन मार कर साफ कह दिया कि उसमें अब इतनी ताकत नहीं है कि दिन रात यही सब करता रहे। इस बार निर्मला ने उससे नोचने या कोई पागलपन जाहिर करने के बजाय उसे पावर बढ़ाने की दवाएं लेने की सलाह दी, तो वह चौंक उठा। निर्मला की सलाह पर वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, इसके पहले ही उसने पागलों जैसी जिद पकड़ ली कि मर्दानगी और ताकत बढ़ाने वाली दवा खाओ, इसमें हर्ज क्या है। हर बार की तरह इस बार भी संजय को पत्नी की जिद के आगे हथियार डालने पड़े और वह झेंपता सकुचाता शहर से पावर बढ़ाने वाली दवा लाकर खाने लगा। इस उपाय से कुछ दिन ही ठीक ठाक गुजरे, यानी निर्मला संतुष्ट रही, लेकिन कुछ दिन बाद फिर ढीले पड़ते संजय के साथ वह पहले की तरह व्यवहार करने लगी, जिससे संजय को घर नर्क और ज़िंदगी बेकार लगने लगी थी। अपनी अजीबोगरीब परेशानी वह किसी से साझा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बात शर्म वाली होने के साथ साथ इज्जत का कचरा कराने वाली भी थी। अब जिंदगी की गाड़ी हिचकोले खाते चलने लगी थी। निर्मला अपनी बीमारी के हाथों मजबूर थी, इसलिए उसने मोहल्ले के कम उम्र के लड़कों से दोस्ती गांठनी शुरू कर दी थी। वह उनसे शारीरिक संबंध बनाने लगी थी। यह भनक जब संजय को लगी तो वह तिलमिला उठा, लेकिन खामोश रहा, क्योंकि बिना सबूत पत्नी पर इल्ज़ाम लगाना कोई तुक वाली बात नहीं थी। एक दिन निर्मला ने बड़े प्यार से संजय से कहा कि वह उसकी भी नौकरी कहीं लगवा दे, जिससे घर की आमदनी बढ़े। इस पेशकश को संजय ने यह सोचते हुए मान लिया कि निर्मला काम करेगी तो व्यस्त रहेगी, इससे संभव है उसकी आदतों में सुधार आए। यह सोचते हुए उसने निर्मला की नौकरी उसी स्कूल में लगवा दी जहां वह माली का काम करता था। स्कूल में काम करने की निर्मला की असली मंशा भी जल्द उजागर हो गई। उसने वहाँ के नौजवान चपरासियों से लेकर बस कंडक्टर और ड्राइवरों तक से शारीरिक संबंध बना लिए। ऐसी बातें छिपी नहीं रहती, इससे संजय की ही बदनामी हो रही थी, पर वह बेबस था। एक दिन तो उस वक्त हद हो गई जब उसने अपने ही घर में निर्मला को एक लड़के के साथ रंगरलियां मनाते हुए देख लिया। इस पर दोनों में खूब झगड़ा हुआ और निर्मला ने उल्टे थाने में जाकर पति के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत लिख कर दे दी। इस पर पुलिस वालों ने दोनों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। गुस्साई निर्मला मायके चली गई। 1.5 साल मायके में रहकर वापस आई तो बिल्कुल नहीं बदली थी। संजय शायद उसे वापस नहीं लाता, पर बेटे के मोह ने उसे जकड़ रखा था। वापस आकर निर्मला फिर से किसी न किसी को घर बुलाकर भूख शांत करने लगी। टोकने पर अब वह पूरी बेशर्मी से संजय से कहने लगी थी कि जब तुम मेरी भूख नहीं मिटा सकते तो मेरे लिए लड़कों का इंतजाम करो, और नहीं कर सकते तो आंख कान बंद किए रहो। फिर एक शाम जब संजय सब्जी लेकर घर वापस आया तो यह देख शर्म से पानी पानी हो उठा कि निर्मला एक कम उम्र के बच्चे के साथ भूख मिटा रही थी। गुस्साए संजय ने उसे डांटा तो वह पूरी बेशर्मी से बोली कि जब तुमसे कुछ नहीं होता तो चुप रहो, मेरा जहाँ जिससे मन करेगा करूँगी। इस जवाब पर संजय की हालत समझी जा सकती थी, जो रोज़ रोज़ पत्नी की बेजा हरकतों के चलते तिल तिल कर मर रहा था और अब तो बदनामी भी होने लगी थी। किसी भी पति के लिए यह डूब मरने वाली बात थी। इसी रात संजय जब सोने के लिए बिस्तर पर गया तो निर्मला उसके पास आकर उसे उकसाने लगी। मना करने का नतीजा और निर्मला के जहर बुझे जवाब संजय को मालूम थे, इसलिए उसने यह सोचते हुए पूरी तरह आपा खो दिया कि इस मर्दखोर औरत की वासना तो कभी शांत होने वाली नहीं है, लिहाजा क्यों ना इसे ही हमेशा के लिए शांत कर दिया जाए। संजय ने कमरे में पड़ा लोहे का डंबल उठाकर निर्मला के सिर पर दे मारा। 2-3 प्रहार में ही उसकी मौत हो गई।
पत्नी की लाश के पास बैठकर उसने ना जाने क्या क्या सोचा और फिर घबरा गया। फांसी का फंदा संजय को अपनी गर्दन पर लटकता हुआ दिख रहा था। कुछ देर और सोचने के बाद उसने भाग जाने का फैसला ले लिया और रसोई में जाकर निर्मला की कब्र खोदनी शुरू कर दी। 1 घंटे में 2 फीट गहरा खड्डा खुद गया तो उसकी लाश उसमें डालकर ऊपर से ईंटें बिछा दी। घर के बाहर सूरज की रोशनी देख संजय को तब एक झटका और लगा जब उसने गहरी नींद में सोए बेटे को देखा। अब उसका क्या होगा, इस ख्याल से ही उसका दिल दहल गया कि इस मासूम का क्या कसूर जो वह माँ बाप के किए की सजा भुगते। यह सोचते ही उसने थाने जाकर आत्मसमर्पण करने का फैसला ले लिया और वह बेटे को गोद में उठाकर नज़दीकी तोरबा थाने की तरफ चल पड़ा। अब तक निर्मला की हत्या की खबर गांव वालों को भी लग चुकी थी, इसलिए कई लोग उसके पीछे पीछे थाने की तरफ चल दिए। हालांकि उसके किए की खबर पहले से ही थाने पहुंच चुकी थी। हुआ यूं था कि स्कूल के एक शिक्षक आकाश उपाध्याय ने संजय को फ़ोन कर निर्मला को काम पर जल्द भेजने के लिए कहा था। संजय ने बेहद सर्द आवाज़ में आकाश उपाध्याय को बता दिया था कि उसने निर्मला की हत्या कर दी और वह आत्मसमर्पण करने थाने जा रहा है। इस पर आकाश ने थाना प्रभारी परिवेश तिवारी को यह खबर दे दी थी। पुलिस टीम अभी संजय को गिरफ्तार करने जा ही रही थी कि संजय थाने पहुंचा। बेटा समीर उसकी गोद में था। पुलिस पूछताछ में संजय की कहानी सामने आई तो उसे बहुत ज़्यादा गलत ना मानने वालों की भी कमी नहीं थी, पर गुनाह तो उसने किया था जिसकी सज़ा मिलना भी तय था। पुलिस टीम के साथ घर आकर उसने निर्मला की लाश में और हत्या में प्रयुक्त डंबल बरामद करवा दिया और फिर खामोशी से हवालात में समीर को अपने सीने से चिपकाकर बैठ गया। जिसने भी यह सुना वह अवाक रह गया कि ऐसा भी होता है। जब निर्मला के माँ बाप समीर को ले जाने के लिए आए तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि निर्मला के माँ बाप को सब कुछ मालूम था, इसके बाद भी वे बेटी की तरफदारी करते रहे। लिहाजा अदालत के आदेश पर पुलिस ने समीर को बालगृह भेज दिया। संजय और क्या करता, इस सवाल का सटीक जवाब किसी के पास नहीं था। वह पत्नी को छोड़ता तो भी बदनामी होती और निर्मला अपनी बीमारी छिपाए रखने के लिए झूठी रिपोर्ट पुलिस में लिखाती रहती। तलाक के लिए अदालत जाता तो भी परेशान रहता, क्योंकि इस बीमारी को अदालत में साबित कर पाना आसान काम नहीं था। वजह जिनके साथ निर्मला ने संबंध बनाए थे वे तो गवाही देने अदालत आते नहीं। दूसरे हर हालत में उसे पत्नी को गुजारा भत्ता तो देना ही पड़ता। वह जहाँ भी रहती वहीं किसी न किसी मर्द से संबंध बनाने से नहीं चूकती। ऐसे परेशान पतियों की मदद कोई नहीं करता। हालांकि खुद संजय ने भी इस मुसीबत से छुटकारा पाने की कोई खास कोशिश नहीं की और इसी बेबसी ने उसे मजबूर कर दिया कि वह अपनी कामुक पत्नी की हत्या कर दे। थाने में पुलिस वालों की बातचीत से उसे पता चला कि निर्मला वाकई एक ऐसी बीमारी निमोफीनिया की मरीज थी जिसमें औरत को संतुष्टि नहीं मिलती। यह बीमारी 1 लाख महिलाओं में से किसी एक को होती है जिसका इलाज मुमकिन है, बशर्ते कोई विशेषज्ञ डॉक्टर की देखरेख में हो। जाहिर है यह संजय के बस की बात नहीं थी और जो थी उसने उसे अंजाम दे डाला। इस बाबत कोई शर्मिंदगी या पछतावा उसे नहीं था। उसकी इकलौती चिंता समीर और उसका भविष्य है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।